Good morning students, this is the second video of class 8 history chapter first how when and where. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि डेट्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं। जब हम हिस्ट्री को पीरियोडाइज करते हैं, उसका विभाजन करते हैं तो डेट्स को इम्पोर्टेंट माना जाता है। पेज नंबर 2, विच डेट्स, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। किस क्राइटेरिया के बेस पर चूज़ किया जाए कि कौन सा डेट्स का सेट इम्पॉर्टेंट है। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। पास्ट में जिस डेट को सेलेक्ट करते हैं या पास्ट में किसी डेट को बेस मानकर उसके आसपास स्टोरी कंपोज करते हैं तब वह इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। They become vital because we focus on a particular set of events as important. जब हम पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स को, कुछ विशेष घटनाओं को मानकर चलते हैं तब उसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। If we begin to look at new issues or new set of dates will appear significant. अगर हम स्टडी के फोकस को चेंज करके न्यू टॉपिक्स और इश्यूज़ पर ध्यान दें तो डेट्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री लिखी उसमें हर एक जो गवर्नर जनरल थे उनका रूल इम्पॉर्टेंट माना जाता था। These histories begin with the rule of the first Governor General, Warren Hastings, and ended with the last Viceroy, Lord Mountbatten. ये हिस्ट्री फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूल से स्टार्ट हुई थी और लास्ट वाइसराय तक एंड थी। लॉर्ड माउंटेन, इन सेपरेट चैप्टर्स वी रेड अबाउट द डेट्स ऑफ अदर्स। सेपरेट चैप्टर्स में हम अदर जो गवर्नर जनरल्स थे जैसे कि हेस्टिंग्स, वेलेस्ले, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग्स, इरविन्स, इनके बारे में हम इनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसराय। इस हिस्ट्री में गवर्नर जनरल और वाइसराय का एंड ना होने वाली सक्सेशन चलता रहता है। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज़ टू देयर एक्टिविटीज़। हिस्ट्री की इन बुक्स की ऑल डेट्स को इम्पोर्टेंट जो इन पर्सनैलिटीज़, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी पॉलिसीज़ और अचीवमेंट से लिंक किया गया है। इट वॉज as if there was nothing outside their life that was important for us to know. The chronology of their lives mark the different chapters of the history of British India. उनकी लाइफ के आउटसाइड, बाहर ऐसा कुछ नहीं था जिसे जानना इम्पोर्टेंट नहीं हो। इनकी लाइफ जो से रिलेटेड जो क्रोनोलॉजी है ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में डिफरेंट चैप्टर्स में एक यह सब्जेक्ट बन जाती है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे। क्या हम इस पीरियड की हिस्ट्री को डिफरेंट वे में नहीं लिख सकते हैं। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्री के फॉर्मेट में डिफरेंट ग्रुप्स में जो विभिन्न जो समूह थे और जो क्लासेस थी उनकी एक्टिविटीज़, जो गतिविधियां थी उन पर किस तरह से ध्यान दे सकते हैं। When we write history or a story we divide it into chapters. जब हम हिस्ट्री या कोई स्टोरी लिखते हैं हम इसे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। Why do we so this? हम ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence. ऐसा इसलिए किया जाता है कि इस चैप्टर को एक कोहेरेंस, एक सामंजस्य रहता है। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ऐसा इसलिए बताया जाता है कि यहाँ जो भी इस स्टोरी में बताया जा रहा है उसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके और उसे फॉलो किया जा सके। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली द दोज
events that help us to give shape of the story we are telling. इस प्रोसेस में हम केवल उन इवेंट्स पर फोकस करते हैं जिस स्टोरी को हम बता रहे हैं उस स्टोरी को ये शेप मिल सके. In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. जो हिस्ट्री ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के अराउंड रिवॉल्व होती है, आसपास की जो हिस्ट्री बताई जाती है, वह उसमें इंडियंस की जो हिस्ट्री की एक्टिविटीज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है. वॉट दे हैव नो स्पेस, और उनके लिए कोई स्पेस उस हिस्ट्री में नहीं है. वॉट देन वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री, इसलिए हमें हमारी हिस्ट्री के लिए एक अनदर फॉर्मेट की नीड है. दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड. इसका मीन ये है कि उन डेट्स की पहले जितनी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी जो कि अर्ली टाइम में होती थी. अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, हमारे जानने के लिए जो न्यू डेट्स का सेट है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा. हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम डेट्स को कैसे पीरियोडाइज करते हैं? इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3-volume वर्क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. 1817 में स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसफर जो अर्थशास्त्री थे और एक राजनीतिक जो दार्शनिक थे, जेम्स मिल, उन्होंने 3-volume वर्क में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत की हिस्ट्री, एक बुक को पब्लिश किया था. इन दिस ही डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. इस बुक में उन्होंने इंडियन जो हिस्ट्री है उसे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. दिस पीरियोडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. इस पीरियोडाइजेशन को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने लगा था. कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आप ये सोच सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को इस वे से समझने में कोई प्रॉब्लम आई होगी? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? हिस्ट्री को हम डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करने का ट्राई क्यों करते हैं? डू वी डू सो in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. हम ऐसा इसलिए करते हैं कि उस टाइम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके विशेषताएं हैं टाइम की, उन्हें कैप्चर किया जा सके और उसका सेंट्रल जो फीचर्स हैं, केंद्रीय जो उसके तत्व हैं, हमारे सामने जो आते हैं उन्हें कैप्चर करके रख सकें. So the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between periods, become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. इसलिए टर्म्स जो कि इस पीरियड्स में होती हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और ये हमारे पास्ट के आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये भी शो करती हैं कि कैसे वन पीरियड से नेक्स्ट पीरियड में होने वाले चेंजेस की क्या इम्पोर्टेंस रही होगी. मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप. मिल ये सोचते थे कि एशियन जो सोसाइटीज़ हैं उनकी जो सिविलाइजेशन है, उनकी सभ्यता के कंपैरिजन में अगर उन्हें कंपेयर किया जाए तो वो यूरोपियन लेवल से काफ़ी कम है. एशियन सोसाइटीज़ का जो सिविलाइजेशन है वो काफ़ी यूरोपियन से कम है. मिल के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल द कंट्री. मिल के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले थी, उस समय यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स डिस्पोट जो तानाशाह लोग थे इस कंट्री में रूल करते थे. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ. यहाँ रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक जो द्वेष भाव था, कास्ट टैबूज जो जाति के बंधन थे,
सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस, अंधविश्वास की प्रैक्टिस यहाँ पर होती थी, जैसे कि समाज में काफ़ी अंधविश्वास फैला था और काफ़ी धार्मिक मतभेद फैले थे। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, ब्रिटिश रूल के द्वारा मिल ऐसा सोचते थे कि इंडिया को सिविलाइज किया जा सकता है। This it was necessary to introduce European manner arts, institutions and laws in India. Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help. इट वॉज नेसेसरी, इसके लिए ज़रूरी था कि यूरोपियन जो मैनर हैं, यूरोपियन जो तौर तरीके हैं, आर्ट जो कला है, यूरोपियन इंस्टीट्यूशन संस्थान जो हैं और लॉज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए। मिल ने यह भी सजेस्ट किया कि ब्रिटिशर्स को इंडिया को सभी टेरिटरीज पर कॉन्कर कर लेना चाहिए, जिससे कि इंडियंस को इनलाइटमेंट, ज्ञान और हैप्पीनेस दी जा सके, सुखी और ज्ञान का जो जीवन है वह इंडियंस को दिया जा सके। For India was not capable of progress without Britishers help, British help, और ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना इंडियंस प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। हिस्ट्री के इस आइडिया में ब्रिटिश रूल को प्रोग्रेस के सिविलाइजेशन को ऐसा माना गया है कि जो ब्रिटिश रूल है ये सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश रूल से जो पहले का टाइम था वह काफ़ी डार्कनेस वाला था। कैन सच अ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या आज इस कॉन्सेप्शन, इस धारणा को एक्सेप्ट किया जाता है? इन एनी केस कैन बी रेफर टू एन पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस periods. Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? To do so is to suggest that the lives and practice of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. जो ब्रिटिशर्स थे उनसे पहले का जो टाइम था इंडिया में वह डार्कनेस का टाइम था। इस कॉन्सेप्ट को आज एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या हम किसी केस में हिस्ट्री को हिंदू या मुस्लिम पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं? इन पीरियड्स को जो डिफरेंट रिलीजन थे के फेथ एक साथ नहीं चलते। इन पीरियड्स में अलग अलग धर्मों को मानने वाले जो विश्वास थे उन्हें लेकर ये पीरियड एक साथ नहीं चलता है। किसी एज या टाइम पीरियड को उस टाइम के रूलर के रिलीजन से कैरेक्टराइज करने की ज़रूरत क्या है? पहले ऐसा माना जाता था कि उस टाइम उस सोसाइटी में उस जगह पर जो रूलर का रिलीजन होता था वही उस पीरियड में उसे इम्पोर्टेंस दी गई है। टू डू सो इज़ टू सजेस्ट, इसलिए अगर ऐसा करते हैं तो ये माना जाता है कि जो अदर्स हैं उनकी लाइफ और प्रैक्टिस का कोई मीन नहीं रह जाता। हमें याद रखना चाहिए, हमें रिमेंबर रखना चाहिए कि एंशेंट इंडिया में जब सभी रूलर्स सेम फेथ और विश्वास को शेयर नहीं करते थे और जो रूलर्स थे उन सभी का एक जैसा रिलीजन, एक जैसा धर्म नहीं था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।